हाय, मैं हूँ अमृता और मूवी शुरू होती है दूसरे महायुद्ध के समय में। दिन था 6 जुलाई 1944। इसे डी डे भी कहा जाता है, जहाँ पे सेना की एक टुकड़ी जर्मनी रेडियो टावर को नष्ट करने के लिए जा रही थी। लेकिन उनके लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही उनके प्लेन पर हमला होता है और उनके पास 5 सोल्जर हमले के बाद बच जाते हैं, जिसमें थे कॉर्पोरल फोर्ट, टिबेट, चेस, डोसेन और बॉयज नाम का लड़का। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी लैंड माइन्स के कारण डोसेन की वहीं पे मौत हो जाती है। अब टीम आगे बढ़ने का फैसला करती है। आगे जाते ही उन्हें क्लोई नाम की एक फ्रेंच लड़की दिखती है। सोल्जर उससे मदद मांगते हैं और वो उन्हें उस टाउन में लेके जाने के लिए मान जाती है, जहाँ पे जर्मनी का वो रेडियो टावर था। रात होने के कारण वो उन्हें अपने घर पे लाती है, जहाँ हम देखते हैं क्लोई अपने 8 साल के भाई पॉल और अपने एक आंटी के साथ रहती थी। आंटी दिखने के लिए काफी अजीब थी, क्योंकि पास के ही चर्च में नाजी लोगों ने इस सारे टाउन के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसी के चलते वो काफी डरावनी दिख रही थी और उनकी हालत भी काफी खराब थी। अब यहाँ पे टिबेट और चेस प्लान के अनुसार रात में ही जर्मन सोल्जर्स को देखने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्लोई के घर पे नाजी के कुछ सैनिक और उनका लीडर वॉफनर आ जाते हैं। अब ये देखते हुए ये सारे सोल्जर्स घर के एटिक में जाके छुपते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेली लड़की को देख वॉफनर अपने सारे सोल्जर्स को वापस भेज देता है और क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब बॉय से ही देखा नहीं जाता, इसीलिए वो क्लोई को बचाने के लिए आता है। वो और फोर्ट क्लोई को बचा लेते हैं और वॉफनर को मार के उसे बांध के रख देते हैं। और बॉयज को वॉफनर के जो सैनिक गए थे उनका पीछा करने के लिए वो कहता है, ताकि उनके मेन कैंप तक वो पहुंच सके। यहाँ पे बॉयज उनका पीछा करते हुए आगे जाता है। तब वो देखता है कि नाजी की सेना गांव वालों को जिंदा जला रहे हैं। वो दूर से ही देख ही रहा था, तभी अचानक से एक डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। इसीलिए वो बचने के लिए वहाँ से भागता है और आगे वो लाशों का एक ट्रक जा रहा था, वहाँ जाके छुप जाता है। अब वो ट्रक उसे नाजी के ही कैंप में ले जाता है। वहाँ से उतरते ही वो अंदर जब चला जाता है, तब वो देखता है कि एक तरफ तो उनका रेडियो टावर था, लेकिन दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड लैब फैसिलिटी थी, जहाँ उसे भयानक चीखों की आवाज आ रही थी। एक सामने की दीवार में उसे 3 होल दिखाई देते हैं। उन होल से कुछ गुर्राने की आवाज आ रही थी, मानो वहाँ पे कोई क्रीचर है। एक होल से वो अंदर देखने जाता है तो उसे एक तड़पता हुआ आदमी दिखाई देता है। तभी एक साइंटिस्ट और सोल्जर वहाँ आते हैं उसी पेशेंट को चेक करने के लिए। जैसे ही सोल्जर दरवाजे पे मारता है, अंदर का पेशेंट बहुत ज्यादा गुर्राने लगता है। और साइंटिस्ट जाने के बाद फिर बॉय जब देखने जाता है तब उसे गुस्से म्यूटेटेड इंसान दिखाई देता है। ये देख बॉय काफी डर जाता है। आगे वो टावर की तरफ जाता है, तब वो देखता है यहाँ पे 100 से भी ज्यादा नाजी सोल्जर्स थे, जिनका मुकाबला करना काफी डिफिकल्ट था। अब बॉय आगे जाता है और उसे बहुत ही बड़ी लैब दिखाई देती है, जहाँ पे एक लाल कलर का सीरम बन रहा था। और ये सीरम एक अजीब काले रंग के टार मटेरियल से बन रहा था। और उस टैंक के ऊपर काफी सारे इंसानों को प्लास्टिक में रैप करके बहुत ही बुरी तरीके से रखा हुआ था। और उस प्लास्टिक को काफी सारे पाइप्स थे। उसमें का एक आदमी काफी तड़पने लगता है और वो चीखने लगता है। इसीलिए बॉयज के प्लास्टिक की चेन खोल देता है। उसके शरीर से काफी सारे टुकड़े और पानी गिरता है और वो उसे बचाने की भीख मांगता है। लेकिन वहाँ पे अचानक से कोई आ रहा था, इसीलिए बॉयज वहाँ से भाग निकलता है और आगे जाके उसे सीरम के कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं जो अपने पास रखता है। तभी उसे एक औरत की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। वो पर्दा जैसे ही हटाता है तो वहाँ पे सिर्फ एक औरत का सर और उसके रीढ़ की हड्डी थी, बाकी का शरीर गायब था। ये सब देख के बॉयज की हालत ही खराब हो जाती है। वो भागते हुए जा रहा था, तभी उसे उसी का एक साथी रोजनफील्ड दिखाई देता है, जिसके शरीर में कुछ पाइप्स डाले हुए थे, यानी उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होने वाला था। और उसे एटिक में बंद करके रखता है। फिर फोर्ट अटैक का प्लान बनाने लगता है। थोड़े समय के बाद चेस ऊपर एटिक में वॉफनर को देखने आता है तो वो बेहोश पड़ा था। वो उसे देखने के लिए नजदीक जाता है तो वैसे ही वॉफनर उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। दोनों की भी काफी हाथापाई होती है और वॉफनर उसी की गन लेके उसे गोली मारता है। गोली की आवाज सुनकर सब लोग ऊपर आते हैं और पहले वॉफनर को पकड़ते हैं, लेकिन चेस इनके सामने ही तड़पते हुए मारा जाता है। ये देख बॉयज वो जो सैंपल इंजेक्शन लाया था उसने सीरम का, वो उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसने लैब में देखा था मरे हुए इंसान को ये इंजेक्शन लगाया था। अब इस इंजेक्शन के कारण मरा हुआ चेस वापस जिंदा होता है। अब ये मुर्दा जिंदा हो गया है, इसीलिए सब लोग डर जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते चेस अजीब हरकतें करने लगता है, खुद को ही मारने लगता है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होके काला पड़ने लगता है। अपना गला पूरा उल्टा करके वो बाहर भी निकालता है। अब ये हरकतें देख बॉय डर जाता है और उसे पूछने जाता है कि क्या तुम ठीक हो।
ये देख चेज सीधा उसका गला पकड़ता है और एक हाथ से फेंक देता है। इसके कारण फोर्ड अपने मशीन गन से काफी फायर करता है, लेकिन उन गोलियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो फोर्ड को मारने आता है, लेकिन तभी बॉय पीछे से उस पर वार करता है और उसका सर कुचल देता है। अब यही मौका देख के वॉफनर क्लोई के भाई को किडनैप कर वहाँ से भागने जाता है और तब तक बाहर वॉफनर के कुछ लोग भी आए हुए थे। वो उनके गाड़ी में बैठता है, लेकिन अंदर से सारी फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी दरमियान फोर्ड उसे शूट करता है जो कि सीधा वॉफनर के चेहरे पे लगता है, जिससे वॉफनर का पूरा चेहरा ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन वो क्लोई के भाई के साथ वहाँ से भागने में कामयाब होता है। अब यहाँ पे फोर्ड का मिशन था कि कैसे भी टावर को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन बॉय कहता है कि नहीं, सबसे पहले हमें क्लोई के भाई को बचाना है और लैब को मिटाना है। इस पर उसका और फोर्ड का काफी आर्गुमेंट होता है, लेकिन बाद में फोर्ड मान जाता है और वे लोग क्लोई के भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्लोई भी इनके साथ शामिल होती है। तो यहाँ पर वॉफनर फैसिलिटी में पहुंच जाता है और वो साइंटिस्ट के मना करने के बावजूद उस सीरम के 2 इंजेक्शन खुद को लगा लेता है, जिससे वो कुछ ही मिनटों में काफी शक्तिशाली होता है। यहाँ पे प्लान के अनुसार क्लोई एक सोल्जर को अपने जाल में फंसाती है और बाकी के लोग सोल्जर को मार के उसके स्कूटर में काफी सारे बॉम्ब डालते हैं और मुंह पर पट्टी बांधकर एक डायनामाइट मुंह में डाल देते हैं। यानी पट्टी जैसे ही निकले उस डायनामाइट की की भी निकल जाएगी और उसके हाथ बांध के उस स्कूटर को बेस तक पहुंचा देते हैं। अब उस सोल्जर को देख उसके सीनियर उसके मुंह की पट्टी खोलते हैं और वैसे ही डायनामाइट की निकलने के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बाकी की सेना के लोग आ जाते हैं और ये सारे लोग अपने मशीन गन से उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तब तक बॉयज क्लोई और फोर्ड उसी नाले के रास्ते से फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन क्लोई को अपने भाई को पहले बचाना था, इसीलिए वो फैसिलिटी में अलग होके उसे ढूंढने के लिए जाती है, जिसके चलते वो एक सोल्जर को मार भी गिराती है। तो डरते हुए दूसरा सोल्जर कहता है कि उसे पता है उसका भाई कहाँ पे है, लेकिन वो उसे उसी 3 होल वाले रूम के यहाँ पे लेके जाता है जहाँ पहले बॉय ने वो एक म्यूटेटेड इंसान को देखा हुआ था। वो उसी रूम में एंटर करती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो रूम वाला म्यूटेटेड भयानक इंसान आ जाता है जो काफी अजीब तरीके से दिख रहा था और वो क्लोई को ढकेल देता है और उसके भाई के पीछे जाता है, लेकिन क्लोई उसे बंदूक से काफी मारती है। तो वो ज़ॉम्बी क्लोई को मारने आता है। क्लोई उसे काफी सारी गोलियां मार के जख्मी कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी की तरह आदमी पूरी तरीके से ठीक होके वापस उसके पीछे लगता है। जब क्लोई भाग रही थी तब उसे एक फायर गन मिलती है और वो उसी फायर गन से उस ज़ॉम्बी को जलाकर मार देती है। काफी देर तक जलाने के बाद वो जाके मरता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम फोर्ड को देखते हैं जो लैब और रेडियो स्टेशन पर एक्सप्लोजिव लगा रहा था। तभी वहाँ पे म्यूटेटेड वॉफनर आ जाता है जिसमें सुपर पावर की स्ट्रेंथ आई थी और वो फोर्ड को पकड़ के मारने लगता है और एक्सप्लोजिव का टाइमर भी बंद कर देता है। और यहाँ पे वो इस सीरम के बारे में बताता है और मेन प्लॉट रिवील होता है। वो बताता है कि सदियों से इस गांव के नीचे ये काले कलर का टार पाया जाता है जिसकी खोज हाल ही में नाजी ने की थी। इस टार के ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इसे प्यूरिफाई करने के लिए इंसानों की चर्बी की आवश्यकता है, इसीलिए उसने इस टाउन के लोगों को पकड़ा और उनके शरीर के मदद से वो इन टार को प्यूरिफाई करके ये सीरम बना रहा है। ये सीरम बनाने का मकसद यही था कि वो कभी भी ना मरने वाले यानी इमॉर्टल सैनिक बनाए जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो और वो इस महायुद्ध में जंग जीत जाए। अब इसी दरमियान बॉय भी यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे फोर्ड को एक हुक से बंधा हुआ देखता है, तब वो वॉफनर पे हमला करता है और इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें बॉय काफी जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे फोर्ड खुद को हुक से निकालता है, वो काफी जख्मी हुआ था इसीलिए वो भी खुद को इंजेक्शन लगाता है ताकि जल्दी वो ठीक हो जाए और वो वॉफनर पे अटैक करता है। अब इसी लड़ाई के दरमियान वॉफनर उन सारे मुर्दाओं को बाहर निकालता है जो जिंदा हो गए थे और वो बॉय को मारने आते हैं। इसीलिए लड़ाई के बीच में फोर्ड जानबूझ के एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके कदमों में डाल देता है और बॉय को वहाँ पे शूट करने के लिए कहता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वॉफर उस काले कलर के पिट में गिर जाता है। यहाँ पे फोर्ड भी उसी की तरह म्यूटेड होने लगता है, इसीलिए वो खुद को उस लैब में बंद करता है। हालांकि बॉय उसे उसके साथ चलने के लिए काफी मिन्नतें करने लगता है, लेकिन वो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैं इस पूरे लैब का नामो निशान मिटाने वाला हूँ। इस लैब के बारे में अपने सीनियर्स को भी मत बताना ताकि उनके हाथ में ये गलत सिरम ना लगे। और वो बॉय को जाने के लिए कहता है और इसके बाद बॉय चला जाता है और उसके जाने के बाद वो डिटोनेटर से पूरा ब्लास्ट कर देता है जिसमें ये पूरी लैब, उसका सीरम, टार, टेस्ट ऑब्जेक्ट ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर बॉय इनका रेडियो स्टेशन भी डिस्ट्रॉय करता है और गाँव में वापस आ जाता है। यहाँ पे गाँव में क्लोई और उसका भाई सेफ थे और उसकी टीम में से टिबेट और रोजनफील्ड बचे थे।
कुछ समय के बाद ये सारे सोल्जर अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बॉय सारी रिपोर्ट देते हुए अपने सीनियर को यही कहता है कि उन्होंने रेडियो टावर डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अंत में उसका सीनियर उसे कुछ रूमर्स के बारे में पूछता है जो उसने सुने थे कि नाजीज ने इस टाउन में एक सीक्रेट लैब बनाई थी और वो सुपर ह्यूमंस की आर्मी बनाने वाले थे। तो बॉय